नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर आगरा से है, जहां के सपा के पूर्व प्रदेश सचिव लल्ला गुर्जर ने भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा पर संगीन आरोप लगाया है और कहा है कि उनके ऊपर विधायक द्वारा फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनकी हत्या कराने की योजना भी बनाई जा रही है और उनके पास धमकी भरे फोन भी आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए कार्य करता हूं और गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरी जान पर खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि लल्ला गुर्जर ने खुद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है और साथ ही न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो आप भी देखिए सपा के पूर्व प्रदेश सचिव का ये वीडियो। रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है, प्रशासन रूप से परेशान किया जा रहा है। विधायक फतेहाबाद जितेंद्र वर्मा, रानी पच्छलका सिंह, ये दोनों मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहता हूं, क्षेत्र में लोगों से हमेशा मदद करता रहता हूं। इनके गलत कार्यों की आवाज उठाता रहता हूं, क्योंकि फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा की पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जटपुकला से लड़ रही हैं। वो भी गुंडागर्दी से लड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारी हत्या करा। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने भी चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराई है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव का ये दावा है कि जिले के 84 जिला पंचायत की सीटों पर 60 से 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों या समाजवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्याशियों ने परचम लहराया है और जिले की 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। हमीरपुर में जिला पंचायत सीट के लिए जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद चुनाव की रिकाउंटिंग फिर से शुरू हुई। पहली बार हुई काउंटिंग में सपा प्रत्याशी 471 वोट से बढ़त बनाकर भाजपा प्रत्याशी प्रमोद तोमर से जीते थे और आरओ ने काउंटिंग के बाद समाजवादी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया था। विजयी घोषित होने के बाद भी सपा प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालते हुए जीते हुए प्रत्याशी पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सपा के प्रत्याशी के खिलाफ दोबारा काउंटिंग शुरू की गई है। देखिए, हम लोगों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमारे जनपद महोबा की एक सीट है, जनपद हमीरपुर की एक सीट है रेवटा, जिस पर समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी राम सजीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं श्री प्रमोद तोमर, ये हम कल से लगातार देख रहे हैं कि अंतराल होने के बाद भी हम 471 वोट से विजयी हो चुके हैं और उसके बाद हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, फाइनल आरओ की काउंटिंग नहीं दी जा रही, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बेईमानी करने के मूड में है और जिसमें पूरे अधिकारी लिप्त हैं, एक एक जिले का अधिकारी इसमें लिप्त है। अब ये लोग हम लोगों पर फालतू का दबाव बनाकर, कहीं मुकदमों का डर दिखाकर, और आज देख रहे हैं आप जैसी स्थिति है कि हम लोगों के पास सुबह का 10 बजने को आया है, अभी तक हम लोगों के पास आरओ सीट की काउंटिंग नहीं है। इससे खुलेआम जाहिर हो रहा है और सीडीओ साहब पत्र जारी कर रहे हैं रिकाउंटिंग का, जबकि रिकाउंटिंग के भी अलग नियम है। और जब कल रिकाउंटिंग का जब जारी कर चुके हैं लेटर, तो कल से लेकर आज 10 बजे तक क्या रिकाउंटिंग ही नहीं हो पाई? यदि दूसरे प्रत्याशियों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो जो पारदर्शिता का बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो क्या सिर्फ ये बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पारदर्शिता होगी? खबर हरदोई से है, जहां प्रधानी में जीत की रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हार से बौखलाए प्रत्याशियों ने लाठी डंडे से नवनियुक्त प्रधान और वोट न देने वाले ग्रामीणों को पीटा और उनको इतना पीटा कि वो अधमरा हो गए। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। हारे हुए प्रत्याशी पर पहले से ही थाने में कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान हारे हुए पूर्व प्रधान के समर्थकों ने व पूर्व प्रधान ने नवनिर्वाचित प्रधान के परिजनों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। तो वहीं मौके की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ित ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि घंटों तक पुलिस ने उसके परिवार को थाने पर ही बैठाए रखा, जबकि दूसरे पक्ष के आरोपी को मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया, जिसे लेकर पीड़ित ने नाराजगी जताई और न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए गुहार भी लगाई है।
रायबरेली में चुनावी रंजिशों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद समर्थकों के साथ प्रधान रैली निकाल रहे हैं, जिसके बाद हारे हुए प्रत्याशियों को देखकर जमकर नारेबाजी करने लगे और साथ ही हारे प्रधान प्रत्याशी को देखते ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसके बाद प्रधान समर्थकों ने गाड़ी तक फूंक डाली और इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। चुनावी रंजिश में हार की रार का असर लगातार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं रायबरेली से चुनावी रंजिश का एक मामला सामने आया है, जहां चुनाव में मदद न करने को लेकर एक 20 साल के लड़के को पीट कर घायल कर दिया गया। घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, पर प्रशासन इस घटना पर चुप्पी साधे हुए है। चुनावी रंजिश का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं रायबरेली से भी चुनावी रंजिश का एक मामला सामने आया है, जहां चुनाव में मदद न करने पर दो युवकों ने के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मौके पर एम्बुलेंस न मिलने पर ग्रामीणों की मदद से घायल युवकों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। रायबरेली में चुनावी रंजिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं, जहां हारे और जीते हुए प्रत्याशियों में मारपीट हुई है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां गांव में चुनावी रंजिश को लेकर बवाल हो गया। सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंची। आपको बता दें कि दोनों तरफ के लोग इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की मौजूदगी में भी मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस माहौल शांत करवाने में जुटी है। एक पक्ष को गिरफ्तार करवाने के लिए दूसरे पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए हैं। प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो गए हैं। पूरा मामला लालगंज तहसील के गांव सेमरा का है। यहां बैजनाथ नाम का व्यक्ति पंचायत भवन के पीछे स्थित ग्राम सभा के तालाब पर आवासीय निर्माण करा रहा है। इस जमीन को लेकर एसडीएम ने जमीन की नाप करने के लिए एक टीम भी गठित की है। बावजूद इसके ग्राम सभा की जमीन पर बने तालाब पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य चालू है। वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस के मना करने के बावजूद भी अवैध निर्माण का कार्य बंद नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट टीम लगातार महामारी के बीच जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों की धरपकड़ करती जा रही है। इसी प्रकरण में नाका थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कालाबाजारी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने कई लीटर और ऑक्सीजन और बता दें कि सिलेंडर भी बरामद किए हैं। साथ ही 3,610 रुपए और 2 वाहन भी बरामद किए हैं, जिस पर नाका थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए दर दर भटक रहे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये शातिर चोर उन्हें 55,000 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पर बेचकर अवैध रूप से कमाई करते थे और इन आरोपियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आजमगढ़ में लोग ग्रामीण इलाकों में कोरोना से छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और आजमगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना को दूर भगाने के लिए धार देकर महिलाओं ने काली की पूजा की है। आपको बता दें कि कोरोना की काली छाल से परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना की गई। यहाँ महिलाओं का ये कहना है कि मां काली कोरोना महामारी को जल्द खत्म करेंगी और इस महामारी से इस पृथ्वी की भी रक्षा करेंगी। धार इसलिए डाले हैं सब कि मने महामारी चलल है कोरोना के और डी कालिक सब एक मुंह से धार देत है कि सबका अपने परिवार का सब रक्षा करें, डी काली रक्षा करें। यही नाते धार दिल जाए जाते महामारी चलल है, महामारी बीमारी चलल, डी बाबा काली माई के देत हैं धार पहल बाल बच्चों की रक्षा पाल करें और यही नाते सब परेशान है। यही नाते धार पहाड़ सब देत हवे और सबका रक्षा पाल करें, यही नाते सब एक मुँह से सब धार देते हैं।
प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मरीज अपने इलाज के लिए मजबूरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उन्हें अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन अस्पतालों से लगातार लापरवाही के मामले सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल से, जहां अस्पताल प्रशासन की दबंगई देखने को मिली है। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नहीं सुनो मेरी बात, तुम सुनाइए। तुम्हारे पैसे की नहीं बिल्डिंग बनाया तो 28 वेतन है यहाँ में, आप यहाँ पूछूंगा। हाँ, एक तरफ कोरोना का कहर, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अस्पतालों की भारी लापरवाही। इतना ही नहीं, अब लापरवाही के साथ साथ अस्पतालों में गुंडई और दबंगई भी देखने को मिल रही है। नहीं सुनो मेरी बात, तुम सुनाइए। तुम्हारे पैसे की नहीं बिल्डिंग बनाया तो 28 वेतन है यहाँ में, आप यहाँ पूछूंगा। हाँ, दरअसल पूरा मामला है लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल का, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब मरीजों के तीमारदारों ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तो प्रशासन ने दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, इतना ही नहीं, जब तीमारदार के साथ मीडिया कर्मियों ने भी अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तो उनके साथ भी वो दबंगई करने लगे। तुम्हारे पैसे की नहीं बिल्डिंग बनाया तो 28 वेतन है यहाँ में, आप यहाँ पूछूंगा। हाँ, आपको बता दें कि सन हॉस्पिटल में कोविड मरीज बड़ी संख्या में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन होते हुए भी मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दी जाती है। अगर मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए तो भाई उसके लिए तीमारदारों को मनमानी रकम देनी पड़ेगी, और जिसके पास नहीं है तो उसके लिए फिर ऑक्सीजन नाम की कोई भी चीज अस्पताल में है नहीं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इसके चलते मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं जो मरीज जिंदा हैं, उनके सर पर भी लगातार मौत का खतरा मंडरा रहा है। सुबह से ही नहीं है, हम तो सुबह से ही वेट कर रहे हैं। अभी तक पहले बोला 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में नहीं आया। फिर बात हुआ कि शाम को 6 बजे बताया, तो फिर हम कहीं से सिलेंडर ढूंढ के लाए अभी अरेंज करके। आप खुद से सिलेंडर लेके आए? हाँ, खुद लेके आए। आपके कब से पेशेंट एडमिट हो? कितने यहाँ पे कोविड पेशेंट होंगे? अभी करीब है 7-8 तो है अभी। मेरा पेशेंट तो कल से एडमिट है। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को हुई, तो प्रशासन की तरफ से अस्पताल की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन होने के बावजूद भी मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों से ये बोल दिया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, और लगातार मरीजों के तीमारदारों से अवैध वसूली की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है और अस्पताल प्रशासन से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।